नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे 7वीं कक्षा की जो नवमः पाठ है जिसका शीर्षक है विश्व बंधुत्तम, उस पाठ का प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर में क्या है। तो जो पहला प्रश्न है उसमें आप लोगों को कहा गया है कि उच्चारणं कुरुत, तो वो आप लोग घर पे भी उच्चारण कर सकते हैं, तो आप लोग वो कीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे दिया गया है कि मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, अर्थात मंजूषातः मतलब यहाँ पे जो हेल्प बॉक्स दी गई है, यहाँ में से आप लोगों को चुनकर जो सही शब्द है वो चुनकर लिखना है। और क्या लिखना है कि समानार्थक पदानि, समानार्थक पद मतलब सिनोनिम्स, मतलब एक जैसा जिसका अर्थ होता है वो। तो आइए देखते हैं उत्तर में क्या है। यहाँ पे कहा गया है कि स्वकीयम, स्वकीयम का अर्थ होता है कि खुद का, है ना। तो स्वकीयम खुद का अगर है तो उसका जो समानार्थक शब्द होगा वो क्या होगा, आत्मानम, मतलब आत्मानम का मतलब भी होता है खुद का। नेक्स्ट है अवरुद्ध, अवरुद्ध मतलब बाधा देना, ठीक है, और उसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा बाधितः। कुटुंबकम, ये आप लोगों को मैंने कहा ही है, कुटुंब मतलब होता है परिवार के सदस्य, तो उसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परिवारः। अन्यस्य, अन्यस्य जो शब्द है मतलब दूसरों का, तो इसका संस्कृत जो सिनोनिम्स है वो हो जाएगा परस्य। अपहाय मतलब छोड़कर, है ना, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, त्यक्त्वा। त्यक्त्वा मतलब भी क्या होता है, छोड़कर। समृद्धम नेक्स्ट वर्ड है, तो समृद्धम का जो सिनोनिम्स है वो क्या हो जाएगा, संपन्नम। फिर है कष्टम, सभी जानते हैं आप लोग, कष्ट पाना, है ना, तो उसका क्या है, सिनोनिम्स हो जाएगा दुखम। निखिले, तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा संपूर्णे, निखिले मतलब पूरा, है ना, संपूर्ण, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। और फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखिए क्या है। यहाँ पे दिया गया है कि रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। तो रेखांकित, रेखांकित मतलब क्या होता है, रेखा मतलब होता है अंडरलाइन करना, ठीक है। तो कहा है यहाँ पे जो अंडरलाइन की हुई जो वर्ड है तो उसको मतलब संशोध्य मतलब उसको करेक्ट करके, संशोध्य मतलब करेक्ट करके, उसे सही करके क्या करो, लिखिए आप लोग। तो यहाँ पे दिया गया है कि छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कन्दुकात् क्रीडन्ति। तो आप सभी जानते हैं विश्व बंधुत्तम जो चैप्टर है ये कारक के ऊपर बेस करके बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया कि छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कन्दुकात् क्रीडन्ति, पर कन्दुकात् का मीनिंग हो जाएगा, कन्दुक मतलब फुटबॉल से या फिर बॉल से, है ना। पर यहाँ पे पंचमी विभक्ति लगी हुई है, दैट मीन्स यहाँ पे सेपरेशन दिखाया गया है। पर ऐसा तो नहीं हो सकता, वो तो बॉल से खेल रहा है, वहाँ पे सेपरेशन नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पे तृतीया विभक्ति होगा। और अगर तृतीया विभक्ति होता है दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्रीड़ा, ये जो कन्दुकात् शब्द है इसको सही करके क्या लिखेंगे हम लोग, कन्दुकेन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ते बालिकाः मधुरं गायन्ति। तो कहा है ते बालिकाः मधुरं गायन्ति, तो सा ते ताः होता है, ठीक है। पर यहाँ पे तो गायन्ति जो शब्द है ये तो बहुवचन में है, और अगर बहुवचन में है तो ये तो द्विवचन में है, तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी क्या होना पड़ेगा, बहुवचन होना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ताः, ते के जगह पे क्या लिखेंगे, ताः बालिकाः मधुरं गायन्ति, ठीक है। तो वो बालिकाएं क्या गाती है, मधुर गाती है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिए नंबर ग, नंबर ग में यहाँ पे दिया गया है कि अहं पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। पुस्तकालयेन जो शब्द है इसका अर्थ हो जाएगा, ये तृतीया विभक्ति में है। तो मैंने आप लोगों को समझाया था क्लास में कि पुस्तकालयेन शब्द का अर्थ हो जाएगा, तृतीया विभक्ति लगी हुई है तो इसका अर्थ है द्वारा से या फिर द्वारा, यानी पुस्तकालय के द्वारा या फिर पुस्तकालय से पुस्तकानि आनयामि। पर देखिए वो पुस्तकालय से मतलब लाइब्रेरी से बुक को लेके आ रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे सेपरेशन है।
और जब सेपरेशन होते हैं तो वहाँ पे हम लोग तो पंचमी विभक्ति लगाते हैं, पर यहाँ तो तृतीया विभक्ति लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पंचमी विभक्ति लगाएंगे पुस्तकालयेन शब्द में। दैट मीन्स पुस्तकालय शब्द में हम लोग पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पुस्तकालयात। ठीक है, तो क्या करते हैं, अहं मैं पुस्तकालयात मतलब पुस्तकालय से मतलब लाइब्रेरी से पुस्तकानि आनयामि पुस्तक लाती हूँ। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर घ क्या है। नंबर घ में है त्वं किंग नाम। अभी देखिए त्वं किंग नाम, त्वं का मतलब होता है तुम क्या नाम। क्या कोई सेंस बन रहा है? नहीं ना। हम लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा नाम क्या है ना, तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे हम लोग बोलेंगे। पर यहाँ पे क्या है कि त्वं किंग नाम, तुम क्या नाम, है ना। तो इसको हम लोगों को सही करना है। त्वं के जगह में हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा शब्द का मतलब क्या होता है कि तव षष्ठी विभक्ति में आते हैं। ठीक है, कौन से विभक्ति में आता है, षष्ठी। तो तव शब्द लिखेंगे हम लोग कि तुम्हारा नाम क्या है, तव नाम किम। ठीक है, नेक्स्ट है ङ। आप देखिए कि गुरुं नमः। अभी आप लोग देखिए ये उपपद विभक्ति का एक क्वेश्चन है। गुरुं नमः शब्द है, ये जो नमः शब्द आप लोग देख रहे हैं ना, जब ये किसी एक वाक्य में होते हैं तो जिसको नमन करते हैं वहाँ पे हम लोगों को चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, पर ये गुरुंग शब्द तो द्वितीय विभक्ति में है, दैट मीन्स ये गलत है ना। तो हम क्या करेंगे, नमः शब्द में हमेशा जिसको नमन करेंगे, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि गुरु को नमस्कार या फिर गुरु को नमन कर रहे हैं। तो अगर गुरु को नमन कर रहे हैं तो गुरुंग शब्द में हम लोग क्या करेंगे, गुरु शब्द में हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार। ठीक है, तो नमः शब्द में कौन सी विभक्ति लगती है, याद रखिएगा आप लोग, चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। तो मंजूषातः मतलब मंजूषा से मतलब हेल्प बॉक्स से विलोम पद मतलब आप सभी को पता है कि जो ऑपोजिट वर्ड दैट मीन्स एंटोनिम्स है उसको क्या करना है, चुन के लिखने के लिए कहा गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, शत्रुतायाः। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जो हेल्प बॉक्स है वो निकाल लेते हैं। शत्रुतायाः मतलब यहाँ पे कौन सा मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा मित्रतायाः। शत्रुतायाः क्या हो जाएगा, मित्रतायाः। तो पूरा मतलब पुराना और अधुना मतलब अभी, है ना। पूरा मतलब पुराने काल में और अधुना मतलब अभी। ठीक है, फिर आप लोग देखिए यहाँ पे दिया गया है मानवाः। मतलब मनुष्य और मतलब ये बहुवचन में होगा, है ना। और दानवाः मतलब दानव। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया गया है कि उदार चरितानम मतलब जो उदार चित्त के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं वो, है ना, उन लोगों के, तो क्या होगा, लघु चेतसाम। तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, जो छोटे हृदय वाले लोग हैं उनके बारे में यहाँ पे कहा गया है। सुखिनः, और यहाँ पे क्या हो, सुखिनः मतलब जो सुखी रहते हैं, है ना, सुखी लोग। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, दुखिनः जो दुखी रहते हैं। अपहाय मैंने वहाँ पे बताया था, सिनोनिम्स में बताया था। अपहाय का मतलब होता है त्याग करना, ठीक है, छोड़ना। तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा गृहीत्वा मतलब लेना, ग्रहण करना, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया है कि अधोलिखित पदानं लिंगं विभक्तिं वचनंच लिखत। तो कहा है कि नीचे दिए गए जो शब्द है उनके लिंग, विभक्ति और वचन आप लोग लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला पद क्या है, पहला पद दिया गया है बंधु। ठीक है, बंधु क्या है, उसका लिंग क्या है, पुल्लिंग। और ये कौन से विभक्ति में है, प्रथमा विभक्ति। और क्या है इसका वचन क्या है, इसका एक वचन में है। ठीक है,
देशान कौन से, देशान कौन से लिंग में है, ये पुल्लिंग में है। और विभक्ति क्या है, विभक्ति द्वितीय विभक्ति है। और वचन क्या है, बहुवचनम। घृणायाः, घृणायाः शब्द क्या है, स्त्रीलिंग में है। और घृणा शब्द उसका मेन रूट वर्ड होता है ना, तो वो क्या है, वो स्त्रीलिंग में है। और उसका जो विभक्ति है वो क्या है, पंचमी या फिर षष्ठी है। ठीक है। और फिर वचन क्या है, वो एक वचन में है। फिर कुटुंबकम शब्द जो है, यहाँ पे म व्यंजन म देखते ही आप लोग पहचान ही लिए होंगे, वो है नपुंसक लिंग में और प्रथमा या फिर द्वितीय में, है ना। नपुंसक लिंग के जो प्रथमा और द्वितीय, अकारांत नपुंसक के प्रथमा और द्वितीय जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में आ जाएंगे। और वचन क्या होगा, एक वचनम। फिर देखिए रक्षायाम, तो रक्षा शब्द होते हैं मेन रूट वर्ड, तो वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंगम, मतलब स्त्रीलिंग में हो जाएगा। और फिर सप्तमी विभक्ति आ जाएंगे और एक वचन आ जाएंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है रुधिरम। रुधिरम जो शब्द है, मैंने फिर से कहा कि व्यंजन में देखते पहचान लिए होंगे आप लोगों ने, ये नपुंसक लिंग में है और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में हो जाएंगे। और इसका जो वचन है वो कौन से वचन में होंगे, एक वचन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को दिया गया है कि कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितं विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो कहाँ है कि कोष्टक में दी गई जो शब्द है उसका समुचितं विभक्तिं योजयित, मतलब आप समुचित जो सही है वो विभक्ति लगाकर उसको रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए, अर्थात खाली जगह पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पे एक तो एग्जाम्पल आप लोगों को दी गई है और दूसरा आप लोगों को खुद से करने के लिए कहा गया है। तो पहला क्या है कि विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। उभयतः का अर्थ होता है दोनों तरफ। ठीक है। तो विद्यालय के दोनों तरफ वृक्षाः सन्ति, वृक्ष है। ठीक है। और ये वृक्षाः शब्द, सन्ति, ये सारे क्या है, बहुवचन में है। यहाँ पे मेन वर्ड था विद्यालय, और विद्यालय में हम लोगों ने विद्यालयम यानी द्वितीय विभक्ति का हम लोगों ने प्रयोग किया है। अभी एक रूल के हिसाब से क्या कहते हैं, उपपद विभक्ति में एक रूल है। वो कौन सा रूल है कि जब उभयत शब्द होता है, कौन सा शब्द, उभयत, उभयत शब्द होता है, तो उस शब्द के उभयत का अर्थ क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि दोनों तरफ। तो जिसके दोनों तरफ होगा, है ना, उस शब्द में क्या हो जाएंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। दैट मीन्स उभयत शब्द के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। वैसे तो वृक्ष के दोनों तरफ होने से के आया है तो षष्ठी विभक्ति होना चाहिए था, पर यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा विभक्ति लगाया, द्वितीय विभक्ति लगाया। वो किस वजह से, उपपद विभक्ति के वजह से। उपपद विभक्ति के नियम के अनुसार उभयत शब्द के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, याद रखिएगा आप लोग। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है, डैश उभयतः गोपालिकाः। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है कृष्ण। तो अभी मैंने बताया द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है उभयत शब्द के साथ, तो कृष्ण के साथ हम लोग क्या करेंगे, कृष्ण शब्द में हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कृष्ण शब्द में द्वितीय विभक्ति अगर लगाते हैं हम लोग तो हो जाएगा कृष्णम उभयतः गोपालिकाः। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो एक उपपद विभक्ति आप लोगों ने समझ लिया कि उभयत शब्द के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है। नेक्स्ट है कि ग्रामं परितः गोचारण भूमि। तो गांव के चारों ओर क्या है, गोचारण भूमि, मतलब जो गौ होता है उनके चरने का भूमि है। ठीक है, उनके चरने की जगह है। तो यहाँ पे देखिए एक शब्द आप लोगों ने देखा परितः। परितः का अर्थ होता है चारों ओर। क्या अर्थ होता है, चारों ओर। तो किसके चारों ओर, गांव के चारों ओर। अब देखिए गांव के चारों ओर, के शब्द आए हैं तो कौन सा विभक्ति होना चाहिए था, होना चाहिए था षष्ठी विभक्ति, पर हमने यहाँ लगाया द्वितीय विभक्ति। दैट मीन्स यहाँ पे उपपद विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आप देखिए परितः शब्द, कौन सा शब्द, परितः। परितः शब्द
जहाँ पे भी आप लोगों को दिखे तो जिसके परितः मतलब जिसके चारों ओर कुछ भी चीज़ें दिए हुए होंगे तो जिसके चारों ओर होगा तो उस चीज़ में क्या हो जाएगा, मतलब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो अभी यहाँ पे गोचारण भूमि किसके चारों ओर है, गांव के चारों ओर, तो गांव में लगाएंगे हम लोग कौन सा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। अभी उसी तरह से देखिए, एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है और दूसरा आप लोगों को खुद से करने के लिए दिया है। तो दूसरा क्या है, परितः भक्ताः और शब्द दी गई है मंदिर। ठीक है, तो मंदिर के चारों ओर भक्तगण हैं। तो अब देखिए ये जो परितः मतलब चारों ओर, किसके चारों ओर, मंदिर के चारों ओर, तो मंदिर शब्द में हम लोग कौन सा विभक्ति लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो मंदिर शब्द में अगर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसका वो क्या हो जाएगा, मंदिरम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, मंदिरम परितः भक्ताः, मंदिर के चारों ओर भक्तगण हैं। तो परितः शब्द के साथ भी हम लोग कौन सा विभक्ति लगाते हैं, द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सूर्याय नमः। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है सूर्याय नमः। ठीक है, वैसे तो सूर्य को नमस्कार करने से हम लोग द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, को शब्द आते हैं, पर यहाँ पे हम लोगों ने चतुर्थी लगाया। क्यों लगाया, वो उपपद विभक्ति के कारण लगाया। नेक्स्ट देखिए, ये आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था और दूसरा आप लोगों को खुद से करने के लिए दिया है। तो दूसरा नमः शब्द है और आप लोगों को कौन सा शब्द दी गई है लिखने के लिए, गुरु। तो गुरु शब्द में अगर हम लोग क्या लगाते हैं, चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, गुरवे नमः। क्या हो जाएगा, गुरवे नमः। तो याद रखिएगा नमः शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, वृक्षस्य ऊपरि खगाः। तो वृक्ष के ऊपर खगाः, खगाः मतलब पक्षियाँ है, पंछी है ना। तो यहाँ पे देखिए जब ऊपरी शब्द का प्रयोग होता है तो जिसके ऊपरी मतलब ऊपर, तो ऊपर ये जो ऊपरी शब्द है ये जहाँ कहीं भी आप लोगों को दिखे तो उसके साथ हम लोग कौन सा विभक्ति लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए वृक्ष के साथ हम लोगों ने कौन सा विभक्ति लगाया, वृक्षस्य मतलब षष्ठी विभक्ति लगाया। यहाँ पे भी देखिए आप लोगों को दिया गया है देश ऊपरी सैनिकः। तो ऊपर सैनिक है किसके, अश्व के, अश्व मतलब घोड़ा। तो अभी देखिए कि घोड़े के ऊपर क्या है, सैनिक है। तो ऊपरी शब्द जब भी हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसके साथ जो भी शब्द होगा उसमें हम लोग षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो अभी अश्व जो शब्द है इसमें अगर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, अश्वस्य ऊपरी सैनिकः। तो अश्व के ऊपर सैनिक है। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो प्रश्न था ना उपपद विभक्ति वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोष्टकात् समुचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो उचित पद को चुनकर हमें क्या करनी है, रिक्त स्थान भरनी है। यहाँ पे देखिए ये भी उपपद विभक्ति का ही है। तो नमः है और सामने आप लोगों को दो ऑप्शन दी गई है, हरि और हरये। बट आप लोगों को तो पता है जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, है ना, हरि होगा या हरये, हरये होगा, है ना, क्योंकि नमः शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, पर हरि शब्द तो प्रथमा विभक्ति में है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरये नमः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि देश परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। तो परितः शब्द के साथ कौन सा विभक्ति यूज होते हैं, आप सभी को पता है द्वितीय विभक्ति यूज होते हैं, है ना। तो ग्रामस्य होगा या ग्रामम होगा, ग्रामम होगा, है ना। ग्रामस्य तो षष्ठी विभक्ति में है, तो ग्रामम कौन सी विभक्ति में है, द्वितीय विभक्ति में है। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए ग नंबर है कि देश नमः। तो फिर से नमः शब्द आया, दैट मीन्स चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा।
अम्बायाः शब्द जो है वो षष्ठी विभक्ति में है, पर अम्बायै क्या है, ये चतुर्थी विभक्ति में है। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, अम्बायै नमः। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, घ नंबर जो है, घ नंबर पे है कि देश ऊपरी अभिनेता अभिनयं करोति। ठीक है, देश ऊपरी अभिनेता अभिनयं करोति। तो यहाँ पे शब्द दी गई है मंचस्य और मंचम। ठीक है, तो ऊपरी शब्द के प्रयोग करने पर हम लोग, मैंने कहा था आप लोगों को कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, दैट मीन्स यहाँ पे मंचस्य होगा, मंचम नहीं होगा। मंचम में तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयं करोति। ठीक है, तो एकदम लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, वहाँ पे दिया गया है कि देश उभयतः पुत्रो स्तः। तो देश उभयतः, उभयतः शब्द है यहाँ पे, जो ऑप्शन दी गई है वो क्या है, पितरम और पितुः। पितुः शब्द जो है वो षष्ठी विभक्ति में है, और पितरम शब्द जो है वो द्वितीय विभक्ति में है। और उभयतः शब्द के साथ हम लोग कौन सा विभक्ति लगाते हैं, हम लोग द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, पितरम हम लोग लिखेंगे आंसर में। पितरम उभयतः पुत्रो स्तः, मतलब पिता के दोनों तरफ क्या है, पुत्र, दोनों पुत्र है। पुत्र द्विवचन में है, स्तः भी द्विवचन में है, दैट मीन्स उनका दो पुत्र है और दोनों पुत्र दोनों तरफ है। ठीक है, आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी ये वीडियो और समझ में भी आया होगा। और अगर समझ में आया है और अच्छी भी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।